संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत भी उतनी ही बड़ी हासिल होती है। इसी गुड थॉट के साथ मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और मॉर्निंग प्राइम। सात की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सात की बड़ी बात में 7 बड़ी खबरों के साथ ही देश, दुनिया और आपके प्रदेश की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी का संबोधन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल। राजधानी भोपाल में थिंक 20 की बैठक का दूसरा दिन। G20 के सदस्य देशों के मंत्री और डेलीगेट शामिल। पहले दिन पर्यावरण संरक्षण पर रहा फोकस। आज सीएम भूपेश बघेल का कोरबा दौरा। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे भेंट मुलाकात। जनता से होंगे रूबरू, विकास की भी देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की हुई बैठक। आरक्षण विधेयक के अनुमोदन की हुई अनुशंसा। नगरनार स्टील प्लांट को प्राइवेट नहीं करने का फैसला। केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्कशॉप का आज समापन। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन। रायपुर के साथ जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश के लैब टेक्नीशियंस भी हड़ताल पर। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ी ठिठुरन। छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन्स की। आपको 7 बजे की 7 बड़ी खबर से सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 27 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी। एयर इंडिया के 500 विमान खरीदने जा रहा है। ऑर्डर लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। फिर जेल से बाहर आएंगे राम रहीम, सरकार से मांगी है पैरोल। चौथी बड़ी खबर, देश के 25 राज्यों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 70% कमी, रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। पांचवी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के समुद्र में फंसे 511 श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू। छठवीं बड़ी खबर, तमिलनाडु के पालमेरू में जलीकट्ट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सातवीं बड़ी खबर, अमेरिका में एक हफ्ते में कोरोना से 44% मौत का आंकड़ा बढ़ा है। और अब इन 7 बड़ी खबरों के बाद रुक कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं बैठक में लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दिल्ली में दूसरा दिन है। आपको बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही जितने भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कल इसका आगाज हुआ। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी यहां पर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत की गई और आज पीएम नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को, इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, चर्चा वो करने वाले हैं। पहले दिन 2023 और 2024 में होने वाले चुनाव पर मंथन किया गया है, चर्चा की गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ये दूसरा दिन और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद। चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनाव की स्ट्रैटेजी पर इस पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे जिन पर इस बैठक में बातें होनी है, मंथन होना है। पहला तो चुनावी साल 2023 और 24 दोनों ही सालों में लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इसके साथ ही G20 सम्मेलन में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा।
वहीं बैठक के पहले सोमवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया। ये रोड शो संसद मार्ग के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक चला। बता दें कि बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने के लिए कहा। वहीं पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है। बता दें अब तक 1,32,000 बूथों पर पार्टी पहुंच चुकी है। वहीं बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि 2023 पार्टी के लिए बेहद अहम साल है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के सभी महासचिव और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल रहे। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और वहीं रोड शो के साथ ही इसका आगाज किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बैठक के ठीक पहले हुआ। 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। बेहद अहम ये मानी जा रही है। नए साल की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की, जिसमें चुनावी साल को तो लेकर मंथन किया ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है, तो क्या उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, इस पर भी फैसला लेना है। हालांकि कल इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, तो यह माना जा रहा है कि आज इस पर चर्चा होगी। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस साल के आखिर में और 2024 में चुनाव होने हैं और ऐसे में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना शायद बीजेपी नहीं करेगी और इसीलिए ये भी माना जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जेपी नड्डा ही आगे इनका कार्यकाल जो है उन्हें बढ़ाया जाएगा और यही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। भोपाल में थिंक 20 की बैठक का कल आगाज हो चुका है, सम्मेलन का आगाज हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है। G20 के सदस्य देशों के मंत्री और डेलीगेट्स इसमें शामिल हैं। 2 दिन की बैठक में कुल 5 प्लेनरी और 10 पैरेलल सेशंस होंगे। इसमें कार्यक्रम में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत में नीदरलैंड के राजदूत H.E. मार्टिन वादेनबर्ग भी मौजूद रहेंगे। वहीं G20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री और अतिथि समेत भारत के अलग अलग राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो G20 के विशेष सम्मेलन थिंक 20 का कल आगाज मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। थिंक 20 बैठक के उद्घाटन सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। देखिए रिपोर्ट। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज से शुरू हो गई है। इन बैठकों में 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज ने बैठक के उद्घाटन सत्र में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। साथ ही कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हजारों साल पहले कहा था कि एक ही चेतना सब में है, इसीलिए भारत में गो पूजा से लेकर प्रकृति पूजा तक की जाती है। सीएम ने सभी प्रतिनिधियों से बैठक के बाद सांची ट्राइबल म्यूजियम, भीमबेटका, महाकाल दर्शन करने की भी अपील की। इतने लोग पधारे हैं, आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा। गौरतलब है कि G20 के अंतर्गत थिंक 20 के 2 दिवसीय इस बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश और विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया जा रहा है। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कटघोरा विधानसभा में जनता से आज भेंट मुलाकात करेंगे। वहीं कटघोरा के नोनबिर्रा और रंजना में मुख्यमंत्री की चौपाल लगेगी और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में वो फीडबैक लेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे कटघोरा के लिए प्रस्थान करेंगे। रंजना गांव में सीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करने जा रहे हैं। वहीं रंजना को आदर्श ग्राम के रूप में तैयार किया गया है। तो ये वो गांव जिसे आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है, जहां पर राजीव गांधी 1985 में पहुंचे थे। राजीव गांधी ने अपनी सभा के बाद गांव में भ्रमण भी किया था और एक किसान से भी मिले थे, जिसका नाम छतराम प्रजापति बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छतराम के घर पर ही भोजन करेंगे, जिनसे राजीव गांधी ने मुलाकात की थी। इसके बाद सीएम कटघोरा जाएंगे, वहां पर भी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सौगात वहां की जनता को दी जाएगी। साथ ही अलग अलग समाज के प्रतिनिधि मंडल से भी आज वो भेंट करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रमों से आपको अपडेट किया। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वो कटघोरा पहुंचने वाले हैं, ग्राम रंजना में खास तौर पर आज उनका कार्यक्रम, क्योंकि इस गांव में राजीव गांधी अपने दौरे के दौरान पहुंचे थे और इस गांव में आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं। बता दें कि इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में एसटी-एससी वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पर है, जिन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। समिति ने राज्य शासन की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। आपको ये भी बता दें कि सीएम भूपेश ने समिति से कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस करवाने, बस्तर में यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार, वन क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने, वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनों को वापस संचालित करवाने का आग्रह किया है। चुनावी साल को देखते हुए लगातार मंत्रियों के साथ मीटिंग की जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें 18 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में यह आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विकास यात्रा सहित आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। आपको भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 जनवरी को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई, जिसमें सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। जिलों के अधिकारी भी इसमें वर्चुअली जुड़े थे। वहीं सीएम ने मंत्री समूहों का गठन भी किया है। इधर भोपाल में कल विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों के तमाम शीर्ष नेता जुटने जा रहे हैं। बता दें कि वीएचपी की ओर से हिंदू समरसता गोष्ठी का आयोजन यहां किया जा रहा है। इस गोष्ठी में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे विश्व स्तर पर षड्यंत्र, देश में धर्मांतरण से जुड़े संगठनों पर लगाम लगाने और जाति में बटे हिंदुओं को एक करने संबंधित विचार पर मंथन होगा। वीएचपी के पदाधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान सनातनी इतिहास से हुई छेड़छाड़ को लेकर भी चर्चा होगी। सर्वसम्मति से प्रांत समितियों की ओर से प्रस्ताव पारित कर बिंदुओं पर अमल किया जाएगा। वहीं वीएचपी के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख का कहना है कि समय के साथ साथ एक षड्यंत्र के कारण हिंदुओं को जाति और वर्ग में बांटा गया, ताकि सनातनी ताकत को कमजोर करने का काम किया जा सके। ये जहर आज भी सनातनियों को तोड़ने के लिए फैलाया जा रहा है। 18 तारीख को विश्व हिंदू परिषद का सामाजिक समरसता सप्ताह चल रहा है जी। जो छुआछूत भेदभाव जो हम सब देखने को कहीं ना कहीं मिलता है आज भी इस समय वर्तमान परिस्थितियों में भी, उसके पीछे कारण क्या रहा, किन ऐतिहासिक त्रुटियों के कारण वो समस्याएं पैदा हुई और अब वर्तमान में हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस सारे विषय पर उस गोष्ठी के अंदर चर्चा और विषय होने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। सोमवार को पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के शहनाई लॉन में पदाधिकारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक में उन्होंने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर चुनावी जोश भरा। वहीं कमलनाथ ने 7 विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे विधायकों, पर्यवेक्षकों,
क्षेत्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को उसकी झूठ का जवाब देना होगा, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। वहीं सांसद नकुल नाथ ने कहा कि घर घर कांग्रेस के 15 महीने के विकास कार्यों को पहुंचाना है, साथ ही लोगों को बीजेपी की नाकामी ही पहुंचानी होगी। रायपुर स्थित चौपाटी केस में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस केस की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। सरकार की ओर से पेश की गई दलील में यह कहा गया कि याचिका में जिक्र किए गए स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आपको बता दें कि चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने की बात की गई। वहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां पर हो सकता है, जिससे बच्चे परेशान होंगे। वहीं इस मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में कल सुनवाई की गई और आज भी सुनवाई की जा सकती है। तो मौसम का क्विक अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। 10 जिलों की अगर बात करें तो शीतलहर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चंबल संभाग के कई जिलों में पाला पड़ने के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। छतरपुर ग्वालियर में घने कोहरे की चेतावनी दी गई। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ठंड शुरू हो चुकी है। ठंड का सतम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि यहां पर भी ठंड का सतम हो सकता है। कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, तो वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों के हमारे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पटैया और उनके साथ ही स्टार जैन। पहले छत्तीसगढ़ का रुख करूंगी मैं। स्टार, कड़ाके की ठंड से कुछ राहत पिछले 2-3 दिनों में लोगों को मिली थी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बारिश की संभावना है, किन क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई, आपसे अपडेट चाहेंगे। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के मौसम की यदि बात करें तो सरगुजा संभाग में ज़्यादातर असर देखने को मिल सकता है वापस से, क्योंकि जो दिशा हवा की बदली है उस वजह से तापमान में हल्की सी गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि सरगुजा संभाग में ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बादल वहाँ पे छाए रहेंगे, घने कोहरे की भी आशंका जताई गई है। यदि हम मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर संभाग की और बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पैकेट्स में कोहरा छाया रहेगा सुबह से, और उसके बाद बादल भी छाए रहते हैं। और जैसे ही बादल छटेंगे तो ठंड वापस से बढ़ेगी। साथ ही साथ हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मतलब ये कह सकते हैं कि जाते जाते एक बार ठंड फिर से लोगों को ठंड का असर देखने को मिलेगा और कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से पड़ सकती है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपके पास मौसम से जुड़ा क्या अपडेट? देखिए, मौसम इस वक्त मध्य प्रदेश का जो है ठंड का सितम मौसम में जारी है और लगातार प्रदेश में जो है ठंड पड़ रही है। हालांकि कुछ दिन बीच में राहत मिली, लेकिन कल से हमने देखा कि फिर शीतलहर और शीतल दिन जैसे हालात बन गए हैं और प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 2 डिग्री के आसपास है। दतिया का तापमान 2 डिग्री है, इसके अलावा नौगांव का तापमान 3 डिग्री है और अन्य जो शहर है राजगढ़ का तापमान 2 डिग्री के आसपास है। राजधानी भोपाल का तापमान 7 डिग्री है। मतलब आप समझ सकते हैं ये जो तापमान है, जो 5 डिग्री से नीचे जिन शहरों का है वहां पर ठंड ने क्या हालात पैदा किए होंगे। इसके अलावा मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो शीतलहर की है। ग्वालियर, चंबल सहित 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम केंद्र ने दी है। इसके साथ ही घना कोहरा की चेतावनी दी है और पाला पड़ने की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा जो हालात है वो बुंदेलखंड में और ग्वालियर चंबल इलाके में है। ग्वालियर चंबल इलाके में घना कोहरे की भी चेतावनी है। इसके साथ ही शीतलहर चलने की चेतावनी और पाले की चेतावनी है। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है वो इस समय कड़ाके की सर्दी के दौर से गुजर रहा है। इसके पहले भी जो दौर था तब भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ी थी और एक बार फिर जो है जब दौर लौटा है ठंड का, तो फिर मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि कुछ दिनों की राहत है, इसके बाद ठंड जो है वो वापस आएगी। आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार विवेक। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इसलिए आप अपना खास तौर पर ध्यान रखें। साथ के बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर कोट।